एक बड़ा दिलचस्प अंदाज़ा है कि पूरी दुनिया में किसी जगह पे भी कोई बहरान पैदा हो जाए तो सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसते हैं और उसके बाद आईएसआई के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है। अब जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, इंडियन तजियाकार उसे और उसके साथ साथ कुछ बांग्लादेशी तजियाकार भी उसे आईएसआई का कारनामा करार दे रहे हैं। आईएसआई यहाँ पे कहाँ इन्वॉल्व है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और अब हसीना वाजिद का फ्यूचर क्या है, क्या वो इंडिया के अंदर रहेंगी, वो इंग्लैंड चली जाएंगी, वो फिनलैंड चली जाएंगी, वो करेंगी क्या वो वापस जाएंगी या फिर उनके खिलाफ कोई केसेस होंगे या बांग्लादेश की तरफ से उनकी गिरफ्तारी का दावा किया जाएगा, क्या होगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और रऊफ अज़हर साहब के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शक होना शुरू हो गया, ये शकूक व शुबहात क्यों है, ये भी आपको पूरी तफसील के साथ आज के व्लॉग में बताएंगे। और आज ही के व्लॉग के आखिर में आपका सवाल भी होगा और उस सवाल का जवाब भी होगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ़र्क का ख्याल ये है कि 27,000 हमें मज़ीद सब्सक्राइबर्स चाहिए और जो ये सब्सक्राइबर्स हमें मिल जाएंगे तो हमारी तादाद 4 लाख हो जाएगी सब्सक्रिप्शंस की और ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बहरहाल यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रूख़ अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं चौधरी साहब से आपने सुना कि हमें 27,000 सब्सक्राइबर्स और चाहिए। सब्सक्राइबर की बात बार बार इसलिए आपसे करते हैं कि जितनी तादाद में लोग हमें देखते हैं, सब्सक्राइबर्स की तादाद उससे कम महसूस होती है, तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि हमें पता चले कि हमें देखने वाले कितने लोग हैं और वो कौन लोग हैं, ताकि उनके सवालात भी फ्यूचर में हम शामिल करें और उनका शुक्रिया भी साथ साथ अदा करते रहें। अब चलते हैं जी हम अपने टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है हमारा जी शेख हसीना वाजिद साहिबा के हवाले से। शेख हसीना वाजिद कौन है जी? ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं जिनकी मिसालें दी जा रही थी पाकिस्तान में। आज उन्हीं के वालिद के बुत को तोड़ दिया गया, आज उन्हीं का तख्ता उल्टा दिया गया। अभी तक तो वो इंडिया में है लेकिन वो अब और जगह पे पनाह की दरख्वास्त कर रही हैं जो कोई कबूल नहीं कर रहा है। ये रिजाइन कैसे लिया गया, क्यों लिया गया, ये पूरी कहानी क्या है, ये आपको डिटेल से बताते हैं। अब हसीना वाजिद साहिबा और उसके साथ साथ उनकी पार्टी और फिर इंडिया के दानश्वर और रॉ इंडिया की, वो इस सारी चीज़ को आईएसआई के खाते में डाल रही है। उनका ख्याल ये है कि जो 1971 में जो कुछ हुआ था, जो इंडिया ने किया था, आईएसआई ने और पाकिस्तानी फ़ौज ने और पाकिस्तान ने उसका बदला ले लिया और एक नया सकूत ढाका है। पहले जो सकूत ढाका था वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था और अब जो सकूत ढाका है ये इंडिया के ख़िलाफ़ है और ये 50 साल पुराना जो बदला है वो पाकिस्तान ने चुका लिया है। और जब यहाँ से पूछा जाता है तो सब लोग हंस के दूसरी तरफ मुँह कर लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। ना वो ना करते हैं ना वो हाँ करते हैं। और ज़ाहिर है ना करनी चाहिए, ना हाँ करनी चाहिए, क्योंकि ना का भी एक नुकसान है और हाँ का भी एक नुकसान है। बहरहाल ये रॉ और इंडिया जो है वो इसको पाकिस्तान के खाते में डाले और हसीना वाजिद साहिबा का भी कहना है कि ये पाकिस्तान की कारस्तानी है। और उसमें ये भी दावा किया जा रहा है कि जो खालिदा ज़िया साहिबा हैं उनके साहबजादे हमारे कुछ मुक़तदरा हैं उनके साथ मिले थे और उनके साथ उनकी बाकायदा मुलाकातें हुई हैं। ये अब क्लेम किया जा रहा है, ये रियलिटी है या नहीं मैं पहले कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन ये क्लेम अब इंडिया की तरफ से और साथ हसीना वाजिद साहिबा की पार्टी की तरफ से हो रहा है। क्योंकि हो सकता है ये बात दुरुस्त हो, जिस तरह अफ़गानिस्तान हमारे लिए बड़ा सेंसिटिव है, बिल्कुल इसी तरह बांग्लादेश भी हमारे लिए बड़ा सेंसिटिव है। 1971 में पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाया गया था और उसमें पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, हमें बड़ी हज़ीमत का सामना करना पड़ा, हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज भी पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी सोसाइटी और पाकिस्तानी सियासतदान इस पर शर्मिंदा है। वो ये समझते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था और हमें उसका बदला लेना चाहिए। देखें ना, 1972 के अंदर जब 1971 के बाद 1972 आया तो वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान साहब के बुत बनाए जा रहे थे। शेख मुजीबुर रहमान साहब का नोट छप रहा था, उनके ऊपर नोट के ऊपर उनकी तस्वीरें छप रही थी। फिर उनकी तस्वीरें जो हैं वो लग रही थी सारे सफारत खानों के अंदर और वो बहुत बड़े लीडर थे। फिर 1975 में फ़ौज ने उनको कत्ल कर दिया और उसके बाद फिर हसीना वाजिद साहिबा का दौर आया, बार बार दौर आता रहा और जो शेख मुजीबुर रहमान उसका कद बड़ा होता चला गया। इंडियन जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेंथन होते चले गए और वहाँ पे इंडियन इन्फ्लुएंस भी बढ़ता चला गया बांग्लादेश के अंदर। और ये एक हकीकत है फ़र्क कि जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर कोई अमेरिकन एम्बेसडर बाहर निकले या ब्रिटिश एम्बेसडर निकले या इंडियन एम्बेसडर निकले तो उसको बाकायदा सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तो बिल्कुल इसी तरह ढाका के अंदर जो पाकिस्तानी एम्बेसडर था जब वो बाहर निकलता तो उसको बाकायदा फ़ौज सिक्योर करती थी, क्योंकि ख्याल सबका ये होता था कि कहीं इनके ऊपर कोई हमला ना कर दे। और 50 साल जो हमारा सफारतकार हैं उन्होंने इस तरह ज़िंदगी गुजारी
और जो हमारा सफारत खाना है उसको भी प्रोटेक्शन जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज भी देती रही। यहाँ से भी बहुत लोग वहाँ पे जाके पाकिस्तानी एम्बेसडर और पाकिस्तानी सफारत खाने को प्रोटेक्ट करते हैं, और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उसका ख़ास ख्याल रखती है। तो वहाँ पे पाकिस्तानी सफ़ीर भी महफूज नहीं था। लेकिन अब जाके फिर वो वक्त आया है कि इंडियन इन्फ्लुएंस ज़ीरो हो गया है, इंदिरा गांधी के सेंटर को तोड़ दिया गया है, और वहाँ पे इंडियन सफारत खाने के ऊपर हमला करने वाले थे लोग और फ़ौज ने उसको बचाया। और इसके साथ साथ वहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें थी, शेख मुजीबुर रहमान के बुत थे, वो सब तोड़े गए। और हसीना वाजिद जो हैं वो इस वक्त सबसे बड़ी वांटेड बन चुकी हैं। और आने वाले दिनों में देखिएगा कि वहाँ ढाका के अंदर एक कमीशन बनेगा और उस कमीशन के अंदर सारी रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। हसीना वाजिद को कौमी मुजरम करार दिया जाएगा और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के नोटिस जारी होंगे और इंडिया को प्रेशराइज़ किया जाएगा कि आप हसीना वाजिद हमारे हवाले करें। और उसके बाद बाहर अगर वो बरतानिया चली जाती हैं या वो अमेरिका चली जाती हैं तो वहाँ से भी हसीना वाजिद को के लिए प्रेशर डाला जाएगा। लेकिन ये जहन में रखें कि बरतानिया ने इनकार कर दिया है, वो इनको पनाह नहीं दे रहे, सियासी पनाह नहीं दे रहे। अमेरिका ने वीज़ा कैंसिल कर दिया है उनका और वीज़ा नया लगाया नहीं है उनका। और जो उनका पासपोर्ट है, जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, जो एक हेड ऑफ़ स्टेट का पासपोर्ट होता है, उसको भी कोई दुनिया एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। फ़िनलैंड के बारे में सुना था कि शायद वो फ़िनलैंड जा रही है, लेकिन वहाँ पे भी यूरोप भी उनके लिए अब दरवाज़ा नहीं खोल रहा और वो एलियंस ही बन के रह गई हैं। और अब इंडिया भी उनसे जान छुड़वाना चाह रहा है। थोड़ी सी आगे चल के मैं डिटेल भी आपको बताऊँगा। लेकिन ये एक पाकिस्तान का ये अलमिया है कि जहाँ पे कुछ भी हो जाता है किसी भी जगह, पहली बात तो ये कि हमारे स्टूडेंट वहाँ ज़रूर फंस जाते हैं। और पहली खबर ये आती है कि पाकिस्तान के स्टूडेंट जो हैं उनको एम्बेसी ने कहा है कि आप अपने घर के अंदर रहें, हॉस्टल के अंदर रहें, बाहर नहीं निकलना आपने, और आप महफूज हैं। और फिर उनको रेस्क्यू करने के लिए पाकिस्तान से जहाज़ भी उड़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, फौरी तौर पर ISI के ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाता है कि जो कुछ भी किया है इन्होंने ISI ने किया है। मतलब पिछले दिनों किर्गिस्तान के अंदर जब स्टूडेंट्स का इशू बना था तो ये भी हमारी एजेंसियों के खाते में डाल दिया गया था, जबकि बाद में पता चला कि वो सारा क्राइसिस जो था वो इजिप्ट के और सीरियन स्टूडेंट जो थे, अरब स्टूडेंट्स से, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। पाकिस्तान तो उसमें विक्टिम था। लेकिन ये है कि कहीं भी कोई पुल भी टूट जाए तो वो हमारी फ़ौज जो उसकी ज़िम्मेदारी डाल दी जाती है उसके ऊपर। तो यहाँ ढाका के अंदर भी जो कुछ हुआ कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने सब कुछ किया। पाकिस्तान की ख्वाहिश ज़रूर थी। अब देखें ना, आपने 1971 में जो कुछ हमारे साथ हुआ तो कितना अरसा हमने तड़पते हुए गुजारा। तो हम लोग भी चाहते थे कि वहाँ पे एक वक्त आए कि शेख मुजीबुर रहमान को जो लोग यहाँ पे बड़ा महब वतन कह रहे हैं वो उसको गद्दार करार दें। अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सवाल पैदा हो रहा है कि जी हसीना वाजिद साहबा कहाँ जाएंगी। आगे चल के हम इसकी डिटेल भी आपको बताएंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को ऑफ़र कर देनी चाहिए हसीना वाजिद साहबा को कि आप पाकिस्तान आ जाएँ, और साथ ही उनको अडयाला जेल भेज के इमरान खान साहब का हमसाया बना दें और वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान साहब का एक बुत बना के ना कहा जाए, लें जी महब वतन जो है ना यहाँ आ गया। अब इस बुत के ऊपर रोज़ हाथ डाला करें आप और इनके सामने खड़े होकर आप दोनों तकरीर किया करें। और साथ ही वो जो महब वतन था 1971 में, और जिसको अगर हुकूमत दे देते तो आज पाकिस्तान सलामत रहता बकौल इमरान खान साहब के। तो अब आप उनकी बेटी के साथ रोज़ मुज़ाकरात कर लिया करें और ये भी जो ख्वाब है बांग्लादेश का वो भी आप देख लिया करें कि वो हमसे आगे निकल गया। 50 साल में वो कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ चले गए। तो आज देख लें कि कहाँ पहुँच गया और कहाँ चले गए। तो बेहतरीन तरीका तो यही है, क्योंकि इंडिया ज़्यादा देर तक हसीना वाजिद का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बल्कि आपने शायद ये खबर सुनी हो कि इंडिया की तरफ से ऑफ़र कर दी गया है बांग्लादेश को कि अगर हालात ख़राब हैं तो हम अपनी अफवाज भिजवाने के लिए तैयार हैं, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, जिसको बांग्लादेश ने रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि इस वक्त इंडिया के ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा नफ़रत है वहाँ पे कि सबका ख्याल ये है कि अगर इंडियन आर्मी आ गई या इंडियन कोई ट्रुप्स आ गए तो शायद उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाए, क्योंकि इस वक्त भी सड़कों के ऊपर वहाँ पे राइट्स चल रहे हैं। तो ये है सारी सूरत हाल। अब मेरा नहीं ख्याल कि ISI का कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन इसके अंदर होगा, क्योंकि हमारी अफवाज है, हमारी एजेंसीज़ है, वो पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और पाकिस्तान के जो तीनों बॉर्डर्स हैं, जैसे ईरान का बॉर्डर है, फिर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, फिर इसके बाद इंडिया का बॉर्डर है, उसमें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है कि मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम इतना दूर जाके बांग्लादेश के अंदर ये कोऑपरेशन कर सकें। वहाँ पे खुद ही एक नफ़रत इतनी ज़्यादा थी कि उसी नफ़रत को मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने कैप्चर कर लिया या कुछ पार्टीज़ ने कर लिया और उसका ये नतीजा निकला है। बहरहाल बड़ा खौफनाक वाक़या है और इस वाक़े ने पूरे सार कंट्रीज़ को हिला के रख दिया। चौधरी साहब, नाहिद इस्लाम नाम का एक लड़का है, 26 साल नौजवान है, जिसने सोशियोलॉजी में मास्टर्स कर रहा है और कर रहा है ढाका यूनिवर्सिटी से।
ये लीड कर रहा है, ये सारे प्रोटेस्ट जो हैं स्टूडेंट्स के, ये इतनी बड़ी तब्दीली ले आता है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी उधर मौजूद होते हैं, आईएसआई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं बांग्लादेश के अंदर। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया और आईएसआई जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं वहाँ पे। इन तमाम चीज़ों को जब इकट्ठा करें तो क्या महसूस होता है कि पाकिस्तान ने वाकई कुछ नहीं किया? मेरा ख्याल है कि नहीं, ऐसा कोई अगर हुआ होता ना, अब तक इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं उन्होंने बड़ा शोर करना था, क्योंकि यहाँ एविडेंस कोई नहीं निकला होगा। हमारी ख्वाहिश है, हमारे जज्बात तो कुछ ऐसे हैं कि जैसे हमने बदला ले लिया। और खुशी भी इसी चीज़ की है पाकिस्तान के अंदर कि वो शेख मुजीबुर रहमान जिसने मशरक़ी पाकिस्तान तोड़ा था और जिसने मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था, आज वो खुद वहाँ पे अजनबी हो गया है। लोग उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं, और उसकी जो तस्वीरें हैं और जो उसके बुत हैं, जो मुजस्मे हैं, उसके ऊपर बड़ी बेहुरमती की जा रही है, उनके जूते पर साए जा रहे हैं। अडयाला में तो ये नहीं होगा मुजस्मे के साथ में। हाँ, ज़ाहिर है, हो सकता है ऐसा ही हो। अच्छा, जो सब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शेख हसीना वाजिद, इनका मुस्तकबिल क्या होगा? अब देखें, हसीना वाजिद जो थी उन्होंने बहुत लंबी इनिंग्स खेली है। अब 15 साढ़े 15 साल 16 साल तो मुसलसल गवर्नमेंट है इनकी, और ये दुनिया की वाहिद फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने इतना ज़्यादा टन्योर गुजारा है। और इसके पहले भी वो इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर रही हैं। उन्होंने इकनॉमिक रिवाइवल के लिए बहुत काम किया। उन्होंने इवन पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है, यहाँ से जब बिजली की वजह से और कराची के हालात की ख़राबी की वजह से यहाँ से जो ताजर जा रहे थे उनको उसने वहाँ पे इनवाइट किया। बहुत उनकी जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो पाकिस्तानी ताजरों ने और सनतकारों ने वहाँ पे चलाई है। पॉलिसी बड़ी अच्छी थी उसकी, और उसने ख़वातीन से बहुत काम लिया है। आप कभी ढाका जाएँ या सिलहट जाएं या फिर उनके जो दूसरे शहर हैं वहाँ पे जाके देखें तो सुबह के वक्त आपको हर तरफ ख़वातीन ही ख़वातीन नज़र आती हैं, ख़वातीन के सर नज़र आते हैं आपको हर तरफ। ऐसे लगता है कि जैसे बहुत बड़ा को प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे ख़वातीन का, जबकि वो सारी फैक्ट्रीज़ जा रही होती हैं। और उसके बाद जब छुट्टी का टाइम होता है तो उस वक्त भी बांग्लादेश की सड़कों पर आपको सिर्फ ख़वातीन नज़र आते हैं। इतना ज़्यादा उसने स्किल डेवलपमेंट की। लेकिन इसके साथ साथ वो एक मेंटल सिकनेस का शिकार भी थी। वो किसी दूसरे आदमी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। इवन डॉक्टर यूनुस जो प्राइड है उनका बांग्लादेश का, वो भी इनकी वजह से मुल्क छोड़ के बाहर चला गया, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ भी पर्चे करवा दिए थे उसने, और ये साबित करने की कोशिश की थी कि ये लूट के खा गया मुल्क को, जबकि उसने इतना बड़ा रिवाइवल, इकनॉमिकल रिवाइवल किया वहाँ पर। और अब डॉक्टर यूनुस जो है ना वो वापस आ रहा है। तो खालदा ज़िया के साथ उसने क्या किया, कितने अरसे से खालदा ज़िया जेल के अंदर है और बाहर नहीं आ सकती थी, उनकी पूरी फैमिली को बर्बाद करके रख दिया। जमात इस्लामी के कितने लोग थे जिनको फांसी लगा दी उन्होंने। फिर उन्होंने एक कोटा सिस्टम बनाया कि जो मुक्ति बानी के लोग थे वो और उनकी जो आल औलाद है उनको 30% सरकारी मुलाजमतें दी जाती थी, और वो रज़ाकार जो उस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज के साथ लड़ रहे थे, पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से लड़ रहे थे और पाकिस्तान के साथ खड़े थे, उन सब के लिए उन्होंने जॉब्स बैन कर दी। और इसके साथ साथ जो वहाँ पे पहले पाकिस्तानी थे, बिहारी थे, उनको स्टेटस कोई नहीं दिया गया। आज भी वहाँ पे बिहारियों की बहुत बड़ी बड़ी कच्ची आबादियाँ हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड तक नहीं है, ना वो किसी जगह अप्लाई कर सकते हैं, ना उनके लिए जॉब है, ना ही उनको पासपोर्ट जारी किए जाते हैं, और उनको सज़ा ये दी जा रही है कि उन्होंने पाकिस्तान की तरफदारी क्यों की थी, उन्होंने वो पाकिस्तान की साइड पे क्यों खड़े हुए थे। तो इस कदर वहाँ पे अथॉरिटेरियनिज़म था। फिर वो अपनी मर्ज़ी का वहाँ पे आर्मी चीफ़ लगाती थी, अपनी मर्ज़ी का चीफ़ जस्टिस लगाती थी वहाँ पे। फिर पुलिस जो थी मुकम्मल तौर के ऊपर उनके कंट्रोल में थी, और जो अफौज थी उनकी जो बांग्लादेश की, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंटरवेंशंस थी उनकी, और अपनी मर्ज़ी के ऑफिसर्स को प्रमोट करना, फिर उनको अहम पोजीशनों पर रखना। फिर एक पुराना जो एक उनका आर्मी चीफ़ था, उनके भाई बड़े गुंडे हैं, उनको बाकायदा माफियाज़ की शक्ल में मौका दिया गया, और ढाका के उन्होंने बड़ा खौफनाक एक माफिया बनाया जिसकी पूरी परवरिश जो थी वो हसीना वाजिद साहिबा कर रही थी, और वो टारगेट देती थी कि फ़लाँ आदमी को आपने कत्ल करना है, और शाम तक उस बंदे की लाश पड़ी होती थी उनके घर में। तो ये इस टाइप की हरकतें उन्होंने बहुत ज़्यादा की। सोशल मीडिया के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल था, फायर वॉल्स थी वहाँ पे, और स्टूडेंट्स जो थे उनके लिए बहुत उन्होंने ज़िंदगी अज़ाब कर दी थी। अब जब स्टूडेंट से मुज़ाहरा करना शुरू किया तो सीधी गोली चलवा दी, और फिर बल्कि उसने कहा कि सबको उठा लिए। 11-12 हज़ार लोग जेलों के अंदर चले गए। तो वो हसीना वाजिद जो है मेंटली सिक थे, इतनी ज़्यादा सिक थी कि उन्होंने मामलात को कंट्रोल इतना ज़्यादा किया कि वो मामला टूट ही गए। अब इंडिया क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा परवरिश कर रहा था, और इंडिया चाहता था कि बांग्लादेश उनके साथ रहे, और बांग्लादेश था भी इंडियन ब्लॉक में,
यही वजह थी कि जब उन्हें उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो उन्होंने इंडिया जाने का ऐलान किया, फ़ैसला किया, और फौरी तौर पे इंडियन गवर्नमेंट ने उनके लिए रास्ता खोल दिया। अगरतला वो पहुंच गई और वहाँ से उनको दिल्ली ले आया गया। अब वो जो फ़ौज है, इंडियन आर्मी है, उसके एक रेस्ट हाउस के अंदर, गेस्ट हाउस के अंदर हैं वो, और वहाँ पे नरेंद्र मोदी की उनसे मुलाकात हुई, दूसरे मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई। अब वो वहाँ से निकलना चाहती हैं क्योंकि इंडिया ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्हें पता है कि बंगाली बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर भी, और वो इंडियन गवर्नमेंट को बहुत प्रेशराइज़ करेंगे, और इंडिया इसका बोझ नहीं बर्दाश्त करना चाहता। दूसरे उन्हें पता है कि कुछ दिनों में कमीशन बन जाएगा और कमीशन का इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि इंडिया को हैंड ओवर करना पड़ेगा हसीना वाजिद को। तो वो चाहता है कि जल्द से जल्द निकल जाए इंडिया से। लेकिन इस वक्त कोई भी मुल्क उनको लेने के लिए तैयार नहीं, ना इंग्लैंड लेने के लिए तैयार है, ना अमेरिका लेने के लिए तैयार है, ना यूरोपियन यूनियन लेने के लिए तैयार है। मुस्लिम वर्ल्ड में वो जाना नहीं चाहती क्योंकि वहाँ पे बंगाली बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनको ख्याल ये है कि अगर वो सऊदी अरेबिया में बाहर निकलेंगे, यूएई में बाहर निकलेंगे, तो हो सकता है इनके ऊपर हमला हो जाए। तो अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब इनका क्या बनेगा। मेरा ख्याल है हसीना वाजिद का मुस्तकबिल को बहुत ज़्यादा रोशन नहीं है, और बांग्लादेश के अंदर जब एक कमीशन बनेगा और उनको सज़ा दी जाएगी हसीना वाजिद को, तो हसीना वाजिद ने बाकी ज़िंदगी छुप के ही गुजारनी है। अब उनके लिए शायद वापसी के रास्ते ना खुल सकें क्योंकि उनकी जो पार्टी है उसे आलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया है बांग्लादेश के अंदर। इवन जो उनके अपने लीडर्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर हमला हो रहे हैं। कल एक होटल था जो उनकी पार्टी के किसी कारकुन का था, लीडर का था, उसको आग लगा दी गई जिसमें 24 लोग वहाँ जल के मर गए। तो ये सूरत हाल है, ना पार्टी वापस आ सकती है, ना हसीना वाजिद आ सकती है, ना उनका ख़ानदान आ सकता है, और ना ही उनके दोस्त अहबाब आ सकते हैं, सब फ़रार हो गए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई वापसी वहाँ पे मुमकिन होगी, और ये जो अबूरी हुकूमत है मुझे लगता है 2-3 साल ये भी चलेगी। ठीक है चौधरी साहब, अगले सवाल पे जाने से पहले आपका इतना एक वास्ट तजुर्बा है, उससे फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल करना चाहता हूँ। आप शेख हसीना वाजिद को देखें, उनके वालिद का पूरा दौर देखें, उन्होंने भी अपने मुखालफिन को टारगेट किया और मरवाया लोगों को। शेख हसीना वाजिद भी यही करती थी। स्टूडेंट बॉडी बनवा के इन्होंने अपनी स्टूडेंट बॉडी से गोलियां चलवाई इन स्टूडेंट्स पे जब ये अब इनकलाब कह लें, ये अपने राइट्स मांग रहे थे। ये जो तर्ज सियासत है और ये जो तर्ज हुकूमत है कि अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगा देना, मर्ज़ी का आपने चीफ जस्टिस लगा देना, इस तरह से एक बादशाहत के तौर पे जो हुकूमत करना, ये पाकिस्तान में कोई दौर कभी ऐसा गुजरा? थोड़े थोड़े दौर रहे हैं। फ़र्क ऐसा है जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, उन्होंने अपनी फ़ौज बना ली थी, अपनी एक मसल्ला उन्होंने जत्था बना लिया था, जो एक पैरेलल एक फ़ोर्स उन्होंने डेवलप की थी। लेकिन जब उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो उसके साथ ही वो सारी जो प्राइवेट आर्मी थी वो भी ख़त्म हो गए। लोग करते रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब जो वो भी करने की कोशिश करते रहे, लेकिन पाकिस्तान एक डिफरेंट मुल्क है, यहाँ पे मामलात नहीं चल सकते, यहाँ पे फ़ौज बड़ी तगड़ी है और इसको ब्रेक करना इतना आसान काम नहीं। बांग्लादेश के अंदर वैसे हसीना वाजिद ने फ़ौज को ब्रेक कर लिया था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब दोबारा वहाँ पे जो आर्मी मर्ज हो रही है वो बड़ी तगड़ी होगी और उसको कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं होगा। ठीक है, अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं नाजरीन। रऊफ़ हसन साहब आज़ाद हुए और इमरान खान साहब को आज़ाद लोग पसंद नहीं है कि जो भी आज़ाद होता है उन्हें उस पर शक हो जाता है। ये पूरी कहानी क्या है, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, ये मेरे से बेहतर आपको चॉइस साहब बताएं। रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो ज़ाहिर गिरफ़्तार हुए, हमने उनकी गिरफ़्तारी की मज़म्मत की। कसूर इन्हीं का था, जिस लेवल पे वो चीज़ों को ले गए थे उसके बाद ऐसा ही फिर मौका आता है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि बीमार आदमी है, कैंसर सर्वाइवर है, 75 साल उनकी उम्र है, तो उनके साथ रायत करनी चाहिए थी, जो बार बार मैं आज भी मैं समझता हूँ कि रायत उनके साथ करनी चाहिए थी। लेकिन मेरा ख्याल है जो उनकी हेल्थ की कंडीशन है, उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि इनके ऊपर कोई नया केस ना बनाया जाए और इनको जाने दें बाइज़्ज़त तरीके से। तो वो जब जेल से निकले, फिर उनकी बेगम साहिबा थी वहाँ पे, उनके बाकी जो दोस्त अहबाब थे वो थे और वकील थे, तो वकला के हिफाजती दस्ते में वो वहाँ से केपी हाउस से शिफ्ट हो गए और अब वो केपी हाउस के अंदर हैं। लेकिन जो दूसरी खबर मिली वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी तरफ मशकूक नज़रों से देख रही है, क्योंकि अब तक की यही रवायत है कि अगर तो आप वाकई इमरान खान के साथ हैं तो आपकी जान इतनी जल्दी बख्शी नहीं जाती, लेकिन अगर आप जेल से चुप करके निकल आएँ और रास्ते में कोई डाला ना हो और कोई किसी दूसरे सूबे की पुलिस वहाँ पे ना खड़ी हो जो कहें जी आज रऊफ़ हसन साहब अब आपको कोयटा लेके जाना है या आपको कराची लेके जाना है या फिर आपको हमने गिलगित बल्तिस्तान लेके जाना है या आज़ाद कश्मीर जो वहाँ पे आप मतलूब हैं या पंजाब में मतलूब है, अगर ऐसे कोई डाले ना हो, ऐसी कोई पुलिस ना हो, तो फिर इसका मतलब यही होता है कि आपकी सेटलमेंट हो गई है और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो गया हुआ है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी तरफ मशकूक नज़रों से देख रही है। मेरा ख्याल ये है कि आज इमरान खान साहब के साथ जब मुलाकात होगी इनके लोगों की, तो
तो इमरान खान साहब भी कहेंगे कि इसको शेल्फ कर दें, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं ऐसे आदमी को पसंद नहीं करते कि जो बगैर फेंटा खाए हुए जेल से और पुलिस से और FIA से वो अपने घर चला जाए और उनकी दोबारा गिरफ्तारी ना हो। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है रऊफ़ हसन साहब को अबेंडन कर देगी अब, क्योंकि ये रवायत नहीं है कि कोई बंदा जेल से बाहर आ गया हो और फिर पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो। आप देख लें जितने लोग हैं जो गिरफ़्तार नहीं हुए इतने मुश्किल हालात में भी, तो उन सब के बारे में पार्टी का ये इमरान खान साहब का क्या रवैया है, या जिनको गिरफ़्तार करने के बाद इज्जत के साथ छोड़ दिया गया है, तो इमरान खान साहब ऐसे बंदे को तो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो रऊफ़ हसन साहब का सियासी कैरियर तो बहरहाल दाव पे लग गया। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, चलते हैं बिल्कुल अपने व्लॉग के आखिर में। ग़ुलाम अब्बास साहब का सवाल है। ग़ुलाम अब्बास साहब ने जो सवाल किया है वो हमारे ओपिनियन से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि उनका सवाल ऐसा था तो हमने सोचा कि उसका जवाब दें, ताकि जो लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू के तहत सोच रहे हैं उन्हें भी उनका आंसर मिल जाए। तो ग़ुलाम अब्बास साहब का सवाल है जी, वो कहते हैं जी कि गैर रिवायती तौर पर इंडिया और बांग्लादेश ने, मतलब शेख हसीना वाजिद ने ISI पे इस दफ़ा उस तरह इल्ज़ाम नहीं लगाया कि ये सब कुछ उन्होंने किया है, मतलब सरकारी तौर पर कुछ नहीं कहा गया। नहीं, अभी तो वो शॉक में है ना। पहले तो ये जहन में रखें कि 2 दिन हुए हैं ये वाक़या हुआ है और अब वो बिल्कुल हैरान है कि ये कैसे हो गया है। इंडिया ने तसव्वुर भी नहीं किया था 1 हफ़्ता पहले कि वहाँ पे हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, और जो हसीना वाजिद हैं उनकी गवर्नमेंट ख़त्म होने से 3 घंटे पहले तक तो हसीना वाजिद बड़ी तगड़ी थी और कह रही थी गोली मार दें और उठा लें इनको, लिटा लें इनको, कोई बंदा नज़र नहीं आना चाहिए। और साथ वो कह रही थी कि मैं कोई इस्तीफ़ा नहीं दे रही और मैं इन सब को सीधा कर दूँगी, और हर चीज़ उनके कंट्रोल में थी। लेकिन 3-4 घंटे में ऐसे ऐसे वाक़यात हो गए कि वहाँ से भाग के उन्हें इंडिया आना पड़ गया, और इंडिया के अंदर भी ऐसा क्राइसिस पैदा हो गया कि उनको ज़हन में नहीं था कि हसीना वाजिद कभी हमारे पास भी आ जाएंगी, और अगर उन्हें थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता तो उनके लिए कोई गेस्ट हाउस ही तैयार कर लेते या कोई ख़ुसूसी जहाज़ ही भिजवा देते। वो तो जब अगरतला में आके उतरी और उसके बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट दौड़ी, तो अभी वो सख्त हैरान और परेशान है। और मेरा ख्याल है ये जो सख्ता जब टूटेगा ना, तो उसके बाद आप देखिए कि एक पूरी रिपोर्ट बना के वो दुनिया में नशर कर देंगे कि ये देखें जी फ़लाँ कर्नल जो है उसने ये किया और फ़लाँ ब्रिगेडियर ने ये किया और फ़लाँ जनरल था वो ये काम करता रहा और कहाँ पे वो सिगार पी के और वो बंगालियों की तरफ देखते रहे वगैरह वगैरह। एक लंबी कहानी जो है मेरा ख्याल है वो इंडिया की तरफ से और हसीना वाजिद साहिबा की तरफ से आएगी। अभी ज़रा सख्ता है, ज़रा सख्ता टूटने दें, और ग़ुलाम अब्बास साहब से कहेंगे ज़रा देखें ज़रा आगे कि होता क्या है सर चंद दिनों बाद, क्योंकि वहाँ पे तो अगर कोई ट्रेन में अंदर धमाका हो जाए या कोई बस उलट जाए तो फौरी तौर पर ISI की जिम्मेदारी लगा दी जाती है। तो ये इतना बड़ा वाक़या हो गया, कैसे हो सकता है कि इंडिया माफ़ कर दे। ठीक ठीक। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा। आखिर में आपको ये बताऊं कि इक़्तिदार से चिमटे रहना हर एक के बस की बात नहीं होती। शेख हसीना वाजिद ने आखिर में भी ये कोशिश की थी कि अगर फ़ौज ने संभाल लिया तो वो रिज़ाइन नहीं करेंगे, लेकिन शर्त यह थी कि अपने लोगों पर गोली चलानी पड़ेगी। इनकलाब के लिए याद रखिए, फ़ौज आपको अपोजिट नहीं अपने साथ चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।